Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। हमारे पास उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात चल रही थी, जिसमें देखो इस यूनिट का सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, देखो अगर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उस वाले भाग में से आएगा तो एक क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आराम से आपको मिलेगा। ठीक है, और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। आप कहेंगे ये तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में किसके लिए पढ़ा था? सह संयोजक बंध के लिए पढ़ा था। अब हमारे पास हमको इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, लेकिन किसके लिए? उपसह संयोजक यौगिकों के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। अच्छा, आपको अब तक ये तो पता ही लग गया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है। ठीक है, हमारे पास दो परमाणु हैं, एक धातु है और एक लिगैंड है। लिगैंड धातु को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है और धातु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये धातु हो गया और ये लिगैंड हो गया, इसके आधार पर हमारे पास पूरा सिद्धांत दिया गया। ठीक है, अब वीबीटी में कौन से वैज्ञानिक थे? पॉलिंग। कौन से थे? पॉलिंग। अब ये पॉलिंग ने क्या बताया? देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे रंग होता है, उनके चुंबकीय गुण होते हैं या फिर ज्यामिति होती है, तो कौन कौन से गुण होते हैं, उन गुणों को समझाने के लिए पॉलिंग ने हमारे पास कौन सा सिद्धांत दिया? वीबीटी दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया। ठीक है, अब देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, आपको आराम से समझ में आएगी। देखो सबसे पहला काम किसका होता है? मेटल का या धातु का। ठीक है, सबसे पहला काम किसका होता है? धातु का। ठीक है, धातु कौन सी है? कोई भी, जो भी कोबाल्ट है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, कोई सी भी धातु। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, त्याग कर धनायन बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है? धातु का होता है। जो हमारे पास धातु है, कोबाल्ट, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बनाते हैं? धनायन। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 बनाएगा, प्लेटिनम है +2 बनाएगा, कोई भी हो +2 बना रहा है, +3 बना रहा है, +4 बना रहा है। ठीक है, उसकी मर्जी है। ठीक है, सिर्फ लेकिन पहले वाले पॉइंट में क्या काम होगा? धातु क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? त्याग देगा, और त्यागने के बाद उन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक है, उन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब देखो जो धातु है, जो धातु आयन है या जो मेटल है, ठीक है, धातु आयन को क्या करना है? धातु आयन को लिगैंड के साथ बंध बनाना है, लिगैंड के साथ बंध बनाना है। ठीक है, अब देखो यहां पे लिगैंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब धातु को लिगैंड के साथ बंध बनाना है, बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो धातु आयन क्या करता है? धातु आयन लिगैंड के साथ बंध बनाने के लिए अपने खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है, अपने खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अपने खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है। ये हमारे पास क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया।
ठीक है, जितने भी खाली कक्षक उपलब्ध करवाएगा 2 3 4 जो भी 2 3 4 5 जो भी, और ये खाली कक्षक आपस में संकरण कर लेते हैं। ठीक है, और ये खाली कक्षक आपस में संकरण कर लेते हैं, आपस में संकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जो धातु है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी कि जो धातु है परमाणु से परमाणु प्लस बन जाएगा, +2 +3 +4 जो भी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है वो बन जाएगा धनायन। दूसरे में क्या होगा, दूसरे पॉइंट में क्या होगा, अब उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो क्या हुआ, कक्षक खाली हो गए, तो वो खाली कक्षक किसे उपलब्ध करवाता है, लिगैंड को। ठीक है, लिगैंड के साथ बंध बनाने के लिए खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है, और जितने भी खाली कक्षक उपलब्ध होते हैं ना, आपस में क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, संकरण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 2 कक्षक उपलब्ध हुए तो कौन सा संकरण हो जाएगा, sp हो जाएगा। 3 हुए तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। 4 हुए तो क्या हो गया, sp3 हो गया। 3 और 1 4। ठीक है, जितने खाली कक्षक उपलब्ध होंगे, अगर हमारे पास 5 हुए, ठीक है, तो क्या हुआ, sp3d हो जाएगा या फिर dsp3 हो जाएगा, ऐसे कुछ होता है ना। 6 हुए तो sp3d2 हो जाएगा या d2sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो खाली कक्षक क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा, और जितने भी खाली कक्षक उपलब्ध करवाएगा आपस में क्या कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, संकरण कर लेंगे। ठीक है, तो पहला काम धनायन बनाना, दूसरा काम संकरण करना, हाइब्रिडाइजेशन करना। क्लियर है, ये 2 बातें हमारे पास होंगी। ठीक है, अब हमारे पास आगे तीसरी बात कौन सी है। ठीक है, आगे तीसरी बात हम देखते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसका पहला ऊपर वाला पॉइंट मिटा देता हूं क्योंकि मुझे नीचे वाले पॉइंट से कुछ बातें बतानी है। क्लियर है, अब देखो ये संकरण कर लेते हैं आपस में। ठीक है, अब देखो जो लिगैंड होता है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, जो लिगैंड है वो आता है और धातु को इलेक्ट्रॉन देकर जाता है। लिगैंड आता है, धातु को इलेक्ट्रॉन दे जाता है या इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, धातु ने क्या किया, धातु ने सर्वप्रथम अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो ऑर्बिटल्स थे उनका क्या कर लिया, संकरण करवा दिया, और संकरण करने के क्या बाद क्या हुआ, लिगैंड आया और लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन धातु को दे दिए। ठीक है, इतना सिंपल सा काम हुआ। 3 बातें आपको याद रखनी है, पहले धातु अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसके बाद संकरण करेगा, और संकरण करने के बाद लिगैंड आएगा और अपनी इलेक्ट्रॉन धातु को दे देगा। ठीक है, 3 बातें। अच्छा, इसमें कुछ और बातें और हैं जो मुझे आपको बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास 5 ऑर्बिटल उपस्थित हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल उपस्थित हैं, यानी कि संकरण हमारे पास क्या है, sp3d है और dsp3 भी है। ठीक है, sp3d भी है और dsp3 भी है, या फिर हमारे पास sp3d2 है और d2sp3 भी है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, मैं इसको नीचे वाले को मिटा देता हूं। अब देखो आपको भी कंफ्यूजन होता होगा कि ये वाले यहां पे डी बाद में लिखा हुआ, देखो यहां पे 3 4 5 6, यहां पे भी 6 है और यहां पे भी क्या है, 6 है। चलो 6 वाले की बात कर लेते हैं, 5 की बात तो जैसे 6 है वैसे ही 5 है। ठीक है, अब देखो यहां पे भी 6 है हमारे पास, 3 4 5 6, यहां पे भी 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी 6 हमने गिन लिए। ठीक है, तो अब आप कहेंगे यहाँ पे तो S पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे S बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर यहाँ पे D कक्षक सबसे लास्ट में लिखे हुए हैं, यहाँ D कक्षक सबसे पहले लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, वैसे तो एक ही चीज़ है, आप कहेंगे एक ही तो चीज़ है, D 2 ऑर्बिटल है उसको बाद में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं, देखो आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, 1 2 3 4 5 S P।
ठीक है, जब हमारे पास कुछ इस तरीके का संक्रमण हो, ठीक है, यानी कि डी कक्षक जो है वो बाहर वाले हों, वो सॉरी अंदर वाले हों, ठीक है, DsP3, ठीक है, या फिर D2sp3। जब हमारे पास अंदर वाले डी कक्षक काम में आएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, D2sp3, ठीक है, D2sp3। और अगर हमारे पास बाहर वाले डी कक्षक काम में आएंगे, मान लीजिए यहां पे कोई डी कक्षक है, ठीक है, अगर हमारे पास बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, जैसे ये S3p और ये D, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, D2sp3, ठीक है। अंदर वाले डी कक्षक कब काम में आएंगे, बाहर वाले डी कक्षक कब काम में आएंगे, ये बात हम कर रहे हैं। अगर अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं तो संकरण होता है D2sp3, और बाहर वाले डी कक्षक काम में आते हैं तो संकरण होता है sp3d2, ठीक है। इतनी सी बात हमको करनी है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, चलो इसको लिखा रहने देता हूं। अब देखो अब जब संकरण में, ये देखो जब बंध बनाने में या बॉन्डिंग में अंदर वाले कक्षकों का प्रयोग होता है, अंदर वाले कक्षकों का प्रयोग होता है, अंदर वाले कक्षकों का प्रयोग होता है, तो बनने वाले संकुल आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। ठीक है, आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं, या इनको एक नाम से वो जानते हैं, निम्न चक्रण संकुल, ठीक है, इनको निम्न चक्रण संकुल भी बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल, ठीक है। निम्न चक्रण संकुल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे पास अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं ना, जब हमारे पास ये अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं, ये D2sp3 होता है जैसे, तो यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं निम्न चक्रण संकुल, ठीक है। अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। और अगर हमारे पास बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, ठीक है, बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं, काम आ रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, बाहरीय कक्षक संकुल, ठीक है। अगर हमारे पास अंदर वाले डी कक्षक काम में आएंगे यानी कि D2sp3 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल। और अगर हमारे पास बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाहरीय कक्षक संकुल, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अंदर वाले डी कक्षक हो जाएंगे और बाहर वाले डी कक्षक हो जाएंगे, ठीक है। ये मुझे बात बतानी थी। और बात करते हैं, एक पॉइंट और बताना है। देखो यदि किसी संकुल में, यदि कोई कॉम्प्लेक्स है, यदि संकुल में, यदि किसी कॉम्प्लेक्स में संकुल में, यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, मान लीजिए अयुग्मित मतलब जो अकेला हो, जिसका किसी के साथ जोड़ा ना बना हो, जिसने किसी के साथ पेयरिंग ना की हो, ठीक है। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो संकुल में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। आप तो ये समझ लो, तो संकुल में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संकुल में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे जोड़े बना के हैं, ठीक है, तो ऐसे संकुल में कोई भी चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, कोई भी चुंबकीय गुण
नहीं पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, इतनी सी बात हमको याद रखनी है। ठीक है, अगर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होने पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? जो हमें किसी संकुल यौगिक में चुंबकत्व के बारे में बताता है, यानी कि उसमें कितना चुंबकीय गुण है। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? n √n+2। ठीक है, ये हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। n क्या है? n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? VBT हो गई। VBT में कुछ कंपाउंड्स के बारे में है और इनकी कमियां भी हैं, उनको भी हमें पढ़ना है, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने क्या क्या पढ़ा है? मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई। पहला क्या हुआ? सबसे पहले तो संकुल में जो धातु आयन है, धातु आयन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, पहली बात इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, और धनायन बनाएगा। दूसरी बात इलेक्ट्रॉन त्याग कर जब धनायन बन जाएगा तो उसके खाली कक्षक एम्प्टी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? संकरण करेंगे। ठीक है, संक्रमण करके नए कक्षक बनाएंगे। दूसरी बात। ठीक है, तीसरी बात लिगैंड आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। लिगैंड आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ? VBT। और इसमें कौन कौन सी बातें हैं? अगर अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं तो उसे आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, और बाहर वाले डी कक्षक काम में आते हैं तो उसे बाहरी कक्षक संकुल कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर किसी संकुल में अकेला इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उस संकुल की जो प्रकृति होती है वो अनुचुंबकीय होती है, अर्थात उसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से संकुल होते हैं, उनकी कमियां क्या क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।